और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित विश्वेश्वरैया सभागार में मेजर ध्यानचंद पथ योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभाशाली 19 खिलाड़ियों के घरों तक बनाए जाने वाली सड़कों का शिलान्यास किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले भी लगातार वो एक्टिव रहे हैं और वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इसका शुरुआत की। केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर और मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इन सड़कों का नाम हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद पथ के नाम पर रखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मतलब कोई भी विभाग होगा सरकार का और उसके अनेक प्रकार के अवसर होते हैं जिसको अगर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका परिणाम होता है। तो सरकार के लगभग सभी विभागों ने, उसमें मैं लोक निर्माण विभाग के दायित्व के नाते ये कह सकता हूँ कि हमने प्रतिभाशाली बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कि और बच्चों में पढ़ने को लेकर के उत्साह पैदा हो, तो पहले हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ का निर्माण करने की घोषणा की थी। वह काम तेजी से चल रहा है। ये तीसरा बैच इस साल के बच्चों ने जो टॉप किया था उनकी भी एस्टीमेट आ गए हैं, वह भी बनने जा रहा है। और दूसरा, जो हमारे देश की रक्षा करते हुए बलिदान देते हैं, ऐसे बलिदानियों के सम्मान में शहीद पथ का निर्माण। और तीसरा, जो हमारे देश का दुनिया में नाम करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों के सम्मान में कल चूँकि मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है और राष्ट्रीय खेल दिवस है, और पूर्व संध्या पर आज उत्तर प्रदेश के 19 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, और देश और प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाया है। उनके घर तक की सड़कें भी लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनाए जाने की घोषणा की गई है, निर्णय लिया गया है। और आज चूँकि क्रिकेट के बहुत ही प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, बहुत ही समाज सेवी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और कैबिनेट में हमारे सहयोगी रहे, अब नहीं रहे हमारे बीच में, कोरोना की चपेट में आने के कारण से चले गए से, श्री चेतन चौहान जी के स्मृति में एक राज्य मार्ग भी बनाया जाएगा। हमने विभाग के लोगों का भी आह्वान किया है कि अपने विभाग के अंदर ऐसे प्रतिभाएं हर जगह होती हैं, कहीं नहीं है ऐसा है कि जहां प्रतिभा नहीं होती। आप भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण। तो यूपी में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेके सीएम योगी लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उनको जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक लोक भवन में ली। संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास हो, इस ओर विशेष रूप से जैसा एसीएस हेल्थ ने आपको बताया है, हर आदमी को जो होम आइसोलेशन में है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जरा भी अनकंफर्टेबल फील हो, हल्का भी बुखार अगर हो, कोई भी सिम्टम्स हो, अनईजीनेस फील हो, तो होम आइसोलेशन में जो भी व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है अपने कमांड कंट्रोल सेंटर को फ़ोन करना चाहिए और अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। हमें देखने में ये मिला है कि होम आइसोलेशन में यदि आदमी देर करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और फिर उसके बाद फिर दिक्कत होती है और उनको चिकित्सकीय सुविधा देने में जो है विलम्ब होने से समस्या भी आती है। तो हम अपील करना चाहेंगे हेल्थ विभाग की ओर से, अपनी ओर से भी, कि होम आइसोलेशन में जो भी व्यक्ति गए हैं वो खुद अपना मॉनिटर करते रहें, लेकिन कहीं भी जरा भी अनकंफर्टेबल अगर फील कर रहे हो तो अस्पताल में जरूर L1 L2 फैसिलिटी में कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाए। और अगर कहीं गंभीर रूप से अगर बीमारी या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छुपाएं ना, बताएं और तुरंत अपना इलाज करवाएं। मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है कि हर हालत में जो है मेडिकल टेस्टिंग 1.5 लाख के आसपास हो। आपको मालूम है कि कल जो है 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा टेस्टिंग हुई थी। आज जो बताया है लगभग 1,22,000 के आसपास है, तो निश्चय ही इसको सस्टेन्ड रूप से 1.5 लाख तक करने का निर्देश दिया है और आगे भी उसको और आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है।
RT-PCR से टेस्टों की संख्या बेहतर करने का निर्देश दिया है और एंटीजन टेस्टिंग हर जनपद में हो और उतनी ही संख्या में हो जो लक्ष्य उनका 1000 या 1500 का फिक्स किया हुआ है छोटे और बड़े जनपदों का, वो जरूर सुनिश्चित किया जाए। सर्वेलेंस को और बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ जनपदों में सर्वेलेंस में जहां मजबूती से काम नहीं हो रहा है वहां पर कार्रवाई करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। कई जनपदों में अच्छा काम सर्वेलेंस का हुआ है और प्राइमरी रूप से जो है जब भी घर में जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं और तुरंत उनकी जो है चेकिंग हो रही है। लेकिन कुछ जनपदों में ये भी रिपोर्ट फील्ड के सर्वेलेंस टीम द्वारा दिया गया है कि लोग अंदर घर में बीमार हैं फिर भी परिवार वाले उनके बारे में नहीं बताना चाहते हैं। हम बहुत क्लियर अपील करेंगे कि यदि सर्वे टीम प्रदेश की किसी भी घर पर कहीं भी किसी जिले में जाती है, यदि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बच्चा बड़ा बूढ़ा हल्का भी बीमार है तो उसके बारे में जरूर जो है आप सर्वे टीम को बताएं। ये आपके हित में है, आपके परिवार के हित में, परिवार के उस सदस्य के हित में है जो बाद में चलकर कहीं ना कहीं गंभीर रूप धारण करता है और कभी न कभी उसमें जो है गंभीर इलाज कराने की आवश्यकता पड़ती है। सर्वे के टाइम ही अगर आप बता देंगे तो चीज़ों का जो है आगे चलकर उसका समस्या का समाधान जल्दी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वेलेंस को और मजबूत करने के साथ साथ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी निरंतर प्रतिदिन उनको कहा है कि उनका निरीक्षण किया जाए और वहां से मॉनिटरिंग की जाए। डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कई जनपदों में जो है 5 या 6 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से 8 या 9 या कुछ जनपदों ने 10 कॉन्टैक्ट प्रति पेशेंट जो है खोज लिया है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी निरंतर सुधार हो रहा है, डोर टू डोर सर्वे में भी सुधार हो रहा है, लेकिन इसको और आगे ले जाने की आवश्यकता का निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो उसमें अगर व्यक्ति जो है रिलक्टेंट है, यदि वो सामने नहीं आना चाह रहा है तो उनको कन्विंस किया जाए, उनको जो है समझाया जाए, उनसे संवाद किया जाए कि अगर वो अपना सामने अपना इलाज जल्दी कराएंगे तो उनके हित में है। आगे उससे जो है और भी लोगों में फैलने की संभावना फिर कम हो जाएगी संक्रमण की। आज मुख्यमंत्री जी ने जेईई और परीक्षा और नीट आदि की परीक्षा के संदर्भ में यह कहा है कि प्रदेश सरकार ने 2 बड़ी परीक्षाएं आयोजित कराई हैं। 9 अगस्त को जो है बीएड की परीक्षा आयोजित कराई जिसमें 5 लाख से अधिक जो है कैंडिडेट्स को भाग लेना था और काफ़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने भाग लिया है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं का भी जो है बड़ी संख्या में जो है उनकी परीक्षा की गई है। कहीं भी कोई संक्रमण का जो है खतरा नहीं रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया गया है। एंटर और निकलते टाइम भी निर्देश दिए गए कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जाए। अतः जो भी कार्रवाई केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार की संस्थाएं देंगी, एग्जाम्स कंडक्ट कराने के बारे में जो निर्देश देंगी प्रदेश सरकार उनका पूरा पालन करेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5447 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 52,651 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,57,879 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,294 लोगों की मृत्यु हुई है। जो संक्रमण है उसमें अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से अगर देखेंगे तो 0 से 20 एज ग्रुप में 14.15% लोग संक्रमित हुए। संक्रमित लोगों में से 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 48.85% व्यक्ति हैं, 48.85%। 41 से 60 वर्ष तक की आयु के 28.43% लोग हैं और 60 साल से अधिक उम्र के लोग जो संक्रमित हुए हैं वैसे लोगों का प्रतिशत कुल संक्रमण में से
8.57% है, 8.57%। कल प्रदेश में 1,22,277 सैंपल्स की जांच की गई और इस प्रकार अब प्रदेश में कुल 52,02,557 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। आप जानते हैं कि टेस्टिंग को प्रदेश लगातार एक्सपैंड कर रहा है और एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, ट्रूनैट और सीबीनैट टेस्ट के माध्यम से ये टेस्ट डिफरेंट लैबोरेटरीज में की जा रही हैं। जो कल आपको जानकारी दी गई थी कि प्रदेश ने 50 लाख टेस्टिंग का सफर तय किया था कल, और वो एक मील का पत्थर था। उसके संबंध में जो कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला केस मार्च के पहले सप्ताह में प्रदेश में आया था, 2 मार्च को, और उस समय टेस्टिंग के लिए हम सैंपल्स बाहर भेजा करते थे, प्रदेश के बाहर। मार्च के आखिरी सप्ताह से टेस्टिंग प्रदेश में शुरू हुई। तो जो पहला जो 1 लाख सैंपल था उसकी जांच 2 माह से भी अधिक समय में हो पाई थी। 6 मई को 1 लाख जांचें हुई थी प्रदेश में। उसके बाद जो 1 लाख जांच, अगली 1 लाख जांच हुई, वो अगले 16 दिन में हुई। और मऊ के माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य पर सरकार की टेढ़ी नजर हो गई है। सरकार के इशारे पर मुख्तार गैंग के एक अवैध काले कारोबार को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आज भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर क्षेत्र के बंधा रोड स्थित एक अवैध बूचड़खाने को प्रशासन ने धराशाही कर दिया। बूचड़खाने को मुख्तार अंसारी के करीबी अवैध रूप से संचालित करते थे। इसकी अनुमानित कीमत तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो जो बड़ा वाला है ये ट्रिपल स्टोरी है इनकी। 2 फ्लोर इसके नीचे है नदी में, और 1 फ्लोर ऊपर बिजला है, और काफ़ी बड़ा अंदर गोदाम थे इसमें, जिसमें ट्रक भी चले जाते थे, और बाहर से बड़ा बड़ा दरवाजे लगा के जिससे किसी को पता न चले। तो इसकी कीमत बहुत कम होगी आज की तारीख में, तो भी कम से कम 15 से 20 लाख का, तो ये 20 लाख से ऊपर की संपत्ति अकेले। उसके बगल में जो औसत बने हुए हैं उन सब जोड़ लिया जाए, सब करीब 40 लाख के आसपास की संपत्तियां हैं। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत कर रही है। इसे लेकर बीजेपी ने क्षेत्रीय संगठन के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। हालांकि संगठन में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए। 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष में से सिर्फ 2 को ही बदला गया है। पुराने पदाधिकारियों पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा किया। तो 6 में से 2 क्षेत्रीय अध्यक्षों में बदलाव हुआ है। कानपुर में संजीत यादव के अपहरण के बाद हत्या के मामले में 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला, जिससे संजीत यादव का परिवार काफी आहत है। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपना दुख पूर्व मुख्यमंत्री के सामने रखा। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को मदद का पूरा भरोसा दिया, साथ ही 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। इसी बीच संजीत यादव के परिवार ने प्राइम न्यूज से बात की। उन्होंने कहा कि हमें हमारे बेटे की डेड बॉडी और इंसाफ चाहिए। पूरा परिवार इस वक्त अखिलेश यादव से मिला है। अभी आपकी क्या बात हुई अखिलेश जी से, क्या उन्होंने कहा है? न्याय दिलाने के लिए न्याय का भरोसा दिलाया गया, न्याय का मिलेगा। पुलिसिया जो कार्रवाई वहाँ पर हो रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आश्वासन क्या उन लोग की तरफ से मिला या फिर लगातार अंधेरगर्दी मची है? हमारे बच्चे की डेड बॉडी चाहिए हमें। डेड बॉडी जब तक दीपक जल रहा है वो जलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। माता जी आपसे क्या कहा अखिलेश जी ने? हमको उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही है और हमको पहले भी मदद की थी, अभी मदद करने की
बात कर रहे हैं। तो ये संजीत यादव का जो परिवार है वो भी अखिलेश यादव से इन्होंने मुलाकात करी है और लगातार अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरह से सवाल खड़े किए गए सोशल मीडिया के जरिए या फिर सफाइयों का जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये जो परिवार था वो मुलाकात करने आया था और अखिलेश यादव की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाए तो 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद और दी गई है और परिवार का साफ तौर पर यह कहना है कि हमें हमारे बच्चे की डेड बॉडी चाहिए जो अभी तक नहीं मिली है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज। अयोध्या में नीट और जेईई परीक्षा का विरोध कर रहे युवाओं पर लखनऊ में लाठीचार्ज का समाजवादी पार्टी युवा मोर्चा ने विरोध किया। कार्यालय के बाहर बैठे सपा युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारे जितने भी मजबूत सिपाही हैं, माननीय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष भाई शोएब खान जी, हमारे नौजवान साथी सारिफ जी, तमाम साथी हमारे हैं, सबका नाम लूँगा तो सही नहीं है, देर लगेगी। जो मैं प्रमुख बात है, कल समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष भाई अरविंद गिरी जी, माननीय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष भाई अनीस राजा जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रामकरण निर्मल जी के नेतृत्व में नीट और जेईई की परीक्षा के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी चल रही है देश में, इतने बड़े महामारी के दौर में जिस तरीके से सरकार जबरन परीक्षा करानी चाहती है और कोरोना जैसी बीमारी को छात्रों, गरीबों और मजदूर परिवारों में ढकेलना चाहती है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के नए जिलाध्यक्ष गिरीश यादव के जिला पार्टी कार्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन इस दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया गया। स्वागत कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमें अलीगढ़ के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया, जो जिम्मेदारी दी है, हम अपने सभी सीनियर लीडर के साथ में, सभी कार्यकर्ताओं के साथ में अपनी कमेटियां बना के बूथ स्तर तक और सबसे मिलके आने वाले 2022 की तैयारी करेंगे, जिससे कि जो हमारी पार्टी का 351 प्लस का जो नारा है, उसके साथ हम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारी बहुमत की सरकार बना सकें। ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बलिया में पत्रकार रतन सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी हीरा सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी हीरा सिंह ने ही ग्राम प्रधान के घर में घुसकर रतन सिंह को गोली मारी थी। दिनांक 24 अगस्त 2020 को थाना फिफना में पत्रकार श्री रतन सिंह हत्याकांड में नामजद अभियुक्त प्रशांत सिंह उर्फ हीरा को एकौनी तिराहे पर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। तलाशी में इसके पास एक अदद अवैध पिस्टल, जिसके साथ में एक जिंदा कारतूस व एक मिस फायर कारतूस 32 बोर का बरामद हुआ है। पूछताछ पर इसके द्वारा बताया गया कि इसी अवैध पिस्टल से उसने फायर करके पत्रकार श्री रतन सिंह की हत्या कर दी थी। अभियुक्त को गिरफ्तार करके और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर पुलिस ने नकल माफिया पारस कुशवाहा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और पारस कुशवाहा की करीब 12 करोड़ की 12.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बुद्धम शरण इंटर कॉलेज का है। पुलिस ने नकल माफिया के कॉलेज, गाड़ी, जमीन और भवन को कुर्क कर लिया है। में पारसनाथ कुशवाहा हैं जो नकल माफिया के रूप में पंजीकृत है और इनके विरुद्ध वर्ष 2016 से ही अभियोग पंजीकृत है और गैंगस्टर का अधिनियम के अंतर्गत इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है, जिसके तहत गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत इनकी संपत्ति, जिसकी कीमत लगभग 12.5 करोड़ रुपए है,
जिसपे अवैध रूप से स्कूल चलाना, अवैध रूप ज़मीन में कब्जा करना, अवैध ज़मीन पे स्कूल का निर्माण करना, इनकी समस्त गाड़ियों को, स्कूल को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत सीज किया गया है जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से, और इसमें इनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।